हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल आखिर होता क्या है? तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, जिसके बारे में साधारण जानकारी हो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं। ठीक है। अब हमने इस फंडामेंटल को किसके साथ जोड़ दिया है? कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम किसकी बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे? कंप्यूटर की बेसिक जितनी भी टर्म्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा इस एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बकायदा सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल को। ठीक है। अब देखो, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री को। अब हिस्ट्री देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स हैं हमारी जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे कि ट्यूरिंग मशीन जो बनी थी, किसने बनाई थी? एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1936 के अंदर बनाई थी। तो ये हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इनको भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, 1936 की जब इन्होंने बात करी है तो 1936 के अंदर इन्होंने किस चीज का जिक्र किया है? इन्होंने 1936 के अंदर 1936 के अंदर इन्होंने एलन ट्यूरिंग का जिक्र किया है यहाँ पर। अब इस एलन ट्यूरिंग का रिलेशन क्या था? इसने क्या चीज ऐसी बनाई थी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? तो भैया, इस एलन ट्यूरिंग नाम के बंदे ने ट्यूरिंग मशीन डेवलप की थी। ठीक है। ये कहाँ का था? ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ठीक है। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन था। तो ऐसे ही हमें ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे और इनके बारे में अपने दिमाग के अंदर इनको रखना पड़ेगा। 1937 के अंदर जॉन विंसेंट एटेनॉफ एक प्रोफेसर थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ओनली कंप्यूटर बिल्ट, जो बिजली के ऊपर चलता था ऐसा कंप्यूटर हमारा बना दिया था। 1938 के अंदर क्या आया था? 1938 के अंदर फर्स्ट बाइनरी डिजिट कंप्यूटर Z1 आ गया था। क्या आ गया था? फर्स्ट बाइनरी डिजिट कंप्यूटर Z1 आ गया था। 1939 के अंदर देखेंगे तो 1939 के अंदर HP कंपनी को फाउंड किया गया था। सबको पता है HP के लैपटॉप भी आते हैं। तो ये HP कंपनी जो है हमारी, ये कब फाउंड हुई थी? 1939 के अंदर। अब इसको फाउंड करने वाले कौन थे? डेविड पैकर्ड एंड बिल हैवलेट। डेविड पैकर्ड एंड बिल हैवलेट। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर आपसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HP अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये फुल फॉर्म आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? क्या आना चाहिए? हैवलेट पैकर्ड कंपनी, यानी कि इस फुल फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं 1944 की। अब 1944 के अंदर सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बन के आया, जिसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, क्लियर है? फिर 1946 के अंदर हमारा कमर्शियल कंप्यूटर आया। 1946 के अंदर हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर आया। इसका मतलब ये है कि ऐसा कंप्यूटर बना दिया जो बिजनेस पर्पस के लिए था, जिसके अंदर हम अपना कमर्शियल काम कर सकते थे। यानी कि ये पर्सनल हर कोई इंडिविजुअल बंदा तो इसको खरीद नहीं सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आज हमारे देश के अंदर अगर पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर लग रहा होगा तो वो किस लिए होगा? ठीक है, बुकिंग करने के लिए, या फिर हम जो अपने पोस्ट करके आते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो उन सारी डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर आया जिसका नाम था यूनिवैक। और इतनी बात क्लियर है इसके बारे में। अब बात करते हैं 1947। अब इस बेल को देखोगे तो बेल से हमें डायरेक्ट हमारे दिमाग के अंदर आना चाहिए कि बेल से यहाँ पर बेल लैबोरेटरीज की बात कर रहे हैं। अब 1947 के अंदर हुआ क्या कि इन्होंने ट्रांजिस्टर्स बना दिए। इन्होंने क्या बना दिए? ट्रांजिस्टर्स बना दिए। जो यहाँ पर देखोगे आप 1944, इस 1944 के अंदर जो हमारा पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था, इसके अंदर इन्होंने किसको यूज किया था? इन्होंने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स को। इन्होंने किसको यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब्स को। अब 1947 के अंदर इन्होंने ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट कर दिया है। अब इन्वेंट करने वाला कौन था? विलियम शॉकले था, जॉन बार्डिन था और वाल्टर ब्रेटेन था।
ठीक है। 1948 के अंदर भैया बिट को आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब बिट की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट। बिट क्या है, हमारी बाइनरी डिजिट। या तो वो हमारी जीरो हो सकती है या फिर वो हमारी वन हो सकती है, सबको पता है। 1953 के अंदर हमारी एक लैंग्वेज डेवलप की गई। 1953 के अंदर हमारी एक लैंग्वेज डेवलप की गई जिसको क्या कहा गया, कोबोल। अब कोबोल को डेवलप करने वाला कौन था, ग्रेस होपर था। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी। और इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। तो ये हमारी फुल फॉर्म है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब याद करने का तरीका देखो, कोबोल के लिए सी ओ से कॉमन बन गया, बी से बिजनेस बन गया, ओ से ओरिएंटेड बन गया और एल से हमारा लैंग्वेज बन गया। यहाँ पर क्लियर है इतनी बात। 1954 को देखोगे तो 1954 के अंदर एक नई लैंग्वेज और आई। अब ये लैंग्वेज कौन सी थी, ये लैंग्वेज थी हमारी फोर्ट्रेन। अब इस फोर्ट्रेन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फोर से बना हमारा फॉर्मूला और ट्रेन से बना ट्रांसलेशन। ट्रेन से बना ट्रांसलेशन, ठीक है। और इसको बनाने वाले कौन थे, जॉन बैकेस और उसकी टीम। यानी कि जॉन बैकेस जिस टीम को लीड कर रहे थे, उस टीम ने कहां पर बनाया था, आईबीएम के अंदर इस लैंग्वेज को बनाया था। 1955 के अंदर हमारी ट्रेडिक डेवलप हो चुकी थी। 1958 के अंदर फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि पहली आईसी हमारी कब आई थी, 1958 के अंदर। फर्स्ट आईसी हमारी कब आई थी, 1958 के अंदर। याद रहना चाहिए, फर्स्ट आईसी हमारी कब इन्वेंट की गई थी, 1958 के अंदर। किसने बनाया था, जैक किल्बी ने बनाया था। किसने बनाया था, जैक किल्बी ने बनाया था। जैक किल्बी को इसके लिए क्या मिला था, इसको नोबेल प्राइज मिला था। जैक किल्बी को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। इतनी बात याद है सबको, ठीक है। आगे चले, फिर आगे देखते हैं तो 1964 के अंदर हमारी बेसिक लैंग्वेज एक डेवलप की गई। अब ये बेसिक लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी, इसकी फुल फॉर्म देख लो, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्लियर है। फिर हमारा 1965 के ऊपर चलते हैं। अब 1965 के अंदर पीडीपी को डेवलप कर दिया गया। अब ये पीडीपी क्या था, ये पीडीपी हमारा प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर था। ये हमारा क्या था, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, जिसको इन्होंने कैसा किसके अंदर डाल के रखा, इन्होंने इसको क्या कहा कि ये एक मिनी कंप्यूटर है जिसके साथ हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेरिफेरल डिवाइसेस को लगा सकते हैं। किनको लगा सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस है। जिन डिवाइसेस को हम बाहर से कनेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जिन डिवाइसेस को हम बाहर से एडिशनली कनेक्ट करते हैं उन डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। 1969 के अंदर यूनिक्स डेवलप हो गई। अब ये यूनिक्स क्या है, यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको पता है। ठीक है, तो 1969 के अंदर हमारा क्या आ गया, यूनिक्स आ गया। अब इसको बनाने वाले कौन कौन थे, कैन थॉम्सन था, डेनिस रिची था और अ ग्रुप ऑफ अदर डेवलपर्स थे। ठीक है, कहां पर बनाई, यहीं पर ही बनाई थी ये बेल लैब्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। 1970 के अंदर चलते हैं तो 1970 के अंदर फर्स्ट डी रैम चिप बन गई थी। डी रैम का मतलब सबको पता है, डी से डायनेमिक, रैम से, रैम का मतलब है कि हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम से मतलब है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1971 के अंदर देखेंगे तो फ्लॉपी डिस्क को इन्वेंट कर लिया गया था। 1971 के अंदर फ्लॉपी डिस्क को हमारी को इन्वेंट कर लिया गया था। अब फ्लॉपी डिस्क का काम क्या था, स्टोरेज का काम था। कैपेसिटी इसकी कम थी, लेकिन उस टाइम पे इस कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, तो इसको इन्वेंट करने वाला जो इंजीनियर था एलन शूगर्ट, उसने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, जो वहां पर जो टीम काम कर रही थी उसको ये लीड भी कर रहा था। अब बात करते हैं सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज के बारे में सबको पता है, हर कोई अपने कोर्स के अंदर सी लैंग्वेज को पढ़ के आता है। तो सी लैंग्वेज को बनाने वाला कौन था, डेनिस रिची थी।
डेनिस रिची था। किसने कहाँ पर बनाया था इसको? तो इसने बनाया था इसको AT&T बेल लैब्स के अंदर। अब इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, तो ईयर इसका हो गया 1972 से 1973। 1972 से 1973 और 73 के अंदर ही हमारा इथरनेट भी डेवलप हो गया। जिस नेट को आप यूज़ करते हो तो उसको भी डेवलप करने वाला कौन था? रॉबर्ट मेटकाल्फ। क्लियर? 1976 के अंदर एप्पल कंपनी, जिसके फ़ोन आप देखते हो, जिसकी मैकबुक आप देखते हो, तो इसको बनाने 1976 ये हमारी कंपनी फाउंड हुई थी। और इसको फाउंड करने वाला कौन था? स्टीव जॉब्स, जो अब नहीं रहे, और स्टीव वोजनाइक, जो इनका नाम राशि था। क्लियर? तो इन्होंने सबसे पहले क्या अनाउंस किया था? इन्होंने एप्पल वन नाम से अपना एक प्रोडक्ट जो था उसको अनाउंस किया था यहाँ पर। क्लियर? 1981 के अंदर पीसी अकाउंट इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर? जिसके अंदर हमने विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया था। अब इस पीसी अकाउंट के अंदर हमने क्या यूज़ किया था? माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया था। 1983 के अंदर एप्पल ने लीज़ा को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये लीज़ा क्या है? लीज़ा की इंपॉर्टेंस क्या है कि 1983 के अंदर लीज़ा आई, तो लीज़ा की इंपॉर्टेंस क्या है? भैया ये पहला फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था जो GUI बेस पे था, जिसके अंदर GUI के फीचर्स दिए गए थे। आज तक, यानी कि 1983 तक हुआ क्या था कि सारा का सारा काम कीबोर्ड से होता था। ठीक है? जो भी आपको कमांड देनी है, अगर आपको प्रिंट की कमांड देनी है तो उसके लिए आपको प्रिंट का प्रोग्राम बकायदा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद उसको जब एंटर करोगे तो आपका पेज प्रिंट निकल जाएगा। अगर आपको मूवी देखनी है तो आपको उसके उस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी वीडियो चल पाएगी। लेकिन जैसे ही लीज़ा आई तो लीज़ा ने क्या किया कि उस प्रोग्राम के लिए एक बटन बना दिया। अब जो बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? GUI बेस्ड, यानी कि ग्राफिक बेस्ड। अब 1985 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पहली विंडो अनाउंस कर दी। 1985 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को अनाउंस कर दिया, और 1990 के अंदर अब देखेंगे तो हमने देखा कि HTML डेवलप हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले की एक कहानी और है कि भैया हुआ क्या था कि 1989 के अंदर WWW इन्वेंट हो चुका था। अब WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब इस वेब के अंदर हमें पेजेस चाहिए थे। भैया वेब तो बना दिया आपने, एक जाल तो बना दिया, लेकिन उस जाल के अंदर हमारे कंटेंट भी तो होना चाहिए। जब तक कंटेंट नहीं होगा तो हम उस वेब का करेंगे क्या? हमारी जो फाइल्स हैं वही तो हमें चाहिएंगी। तो ये WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसको बनाने वाला भी यही इंसान था जिसका नाम यहाँ पर लिखा है। इसका नाम क्या है? टिम बर्नर्स ली। तो 1989 के अंदर WWW को इन्वेंट करने वाला कौन था? टिम बर्नर्स ली। और टिम बर्नर्स ली ने ही 1990 के अंदर HTML को डेवलप किया। अब ये HTML क्या है? तो HTML के बारे में सबको पता है कि HTML हमारी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं? वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। किसको क्रिएट करते हैं? वेब पेजेस को। जब ये वेब पेजेस क्रिएट हो जाते हैं तो इनको हम अपने वेब के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है? और 1993 की बात करेंगे तो 1993 के अंदर पहला पेंटियम प्रोसेसर मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया। पहला पेंटियम प्रोसेसर। ठीक है? अब 1996 के अंदर देखेंगे तो गूगल सर्च इंजन आ गया था। 1996 के अंदर गूगल सर्च इंजन आ गया था। किसने डेवलप किया था? तो सर्गी ब्रिन ने और लैरी पेज ने। किसने डेवलप किया था? सर्गी ब्रिन ने और लैरी पेज ने। 1999 के अंदर हमारा वाईफाई आया, जिसको आज हम धड़ल्ले से इस्तेमाल में लाते हैं। उसका जन्म कब हुआ था? 1999 के अंदर। कब हुआ था? 1999 के अंदर। अब बात आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म होती है इसकी वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी। अब फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी। लॉयल मतलब वफादार। ठीक है? फिडल का मतलब होता है वफादार। तो इसकी रेंज की भी बात देख लेते हैं। तो रेंज इसकी बताई 300 फीट की। इसकी रेंज कितनी बताई? कि ये
300 फीट तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकता था। 2000 के अंदर विंडो 2000 आई, C# आई और पेंटियम 4 प्रोसेसर आया। 2000 के अंदर विंडोज़ आई 2000 और C# आई और पेंटियम 4 आया। अब तक जितना काम हो रहा था ये 32 बिट प्रोसेसर के ऊपर हो रहा था, लेकिन 2003 के अंदर AMD Athlon 64 आ गया। अब ये क्या था? तो भैया ये हमारा 64 बिट प्रोसेसर था। ये हमारा क्या था? 64 बिट प्रोसेसर था। अब इस 64 बिट प्रोसेसर का काम क्या हुआ भैया? जहां पर 32 बिट्स एक बार में पास की जाती थी, वहां पर अब कितनी बिट्स पास हो रही हैं? 64 बिट। तो फर्स्ट 64 बिट प्रोसेसर किसने डेवलप किया? तो हम कहेंगे AMD ने डेवलप किया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हमारा AMD Athlon 64 था। उसका नाम क्या था हमारा? AMD Athlon 64। ठीक है, अब बात करते हैं YouTube की। तो YouTube आया हमारा 2005 के अंदर। YouTube कब आया हमारा? 2005 के अंदर। और 2005 के अंदर ही गूगल ने एंड्रॉयड को भी एक्वायर कर लिया था। गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर कर लिया था। अब ये एंड्रॉयड जो था ये हमारा लाइनक्स बेस्ड मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये कैसा था? लाइनक्स बेस्ड मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, 2006 के अंदर देखेंगे तो 2006 के अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। मैकबुक प्रो आई थी, ठीक है, जो एप्पल ने बनाई थी। ड्यूअल कोर मोबाइल कंप्यूटर था ये। 2009 के अंदर देखें तो विंडोज 2000 आई। अब 2007 जो विंडोज आई है 2009 के अंदर, तो इसके अंदर भी तो कुछ फीचर्स होंगे। तो इसके अंदर फीचर था जैसे कि जो हमारा टास्क बार है, तो उस टास्क बार के अंदर हम अपनी एप्लीकेशंस को पिन कर सकते थे। यानी कि उनके छोटे आइकन जो हमें पहले डेस्कटॉप पे दिखाई देते थे, उनको जब हम टास्क बार पर पिन कर देते थे, इसका मतलब कि उसका एक छोटा सा आइकन हमारे टास्क बार पर रहता था। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी इमेज हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जितने भी हमारे आइकन्स डेस्कटॉप पे दिखाई देते थे, वो आइकन्स अब हमें वहां पे रखने की जरूरत नहीं थी। तो ये सारे आइकन्स हम कहां पर प्लेस कर सकते थे? टास्क बार के ऊपर प्लेस कर सकते थे। दूसरा फीचर था इसका स्कैटर करने का विंडोज को। तीसरा था कि इजी एक्सेस कर सकते थे इसके अंदर। ठीक है, जंप लिस्ट थी इसके अंदर। तो ये कुछ फीचर्स थे विंडोज 2007 के। अब बात करते हैं 2010 की। तो 2010 के अंदर आईपैड आ गया। 2011 के अंदर गूगल ने अपनी क्रोमबुक रिलीज कर दी। 2015 के अंदर एप्पल ने एप्पल वॉच रिलीज करी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज 10 कब रिलीज की थी? 2015 के अंदर। और 2016 के अंदर हमारा क्वांटम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया। The first reprogrammable quantum computer was created. The first reprogrammable quantum computer was created. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, तो इनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि लीसा के बारे में है, कोबोल के बारे में है, बेसिक के बारे में है, फोर्ट्रेन के बारे में है, एलन ट्यूरिंग के बारे में है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। जैसे कि हमने HTML की बात करी थी, www की बात करी थी, क्लियर है सबको? ठीक है, PDP की बात करी थी, PDP की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। एग्जाम में एग्जामिनर जो हमारा होगा, पेपर सेटर जो होगा, तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा इससे हमें मतलब नहीं है, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो भैया कंप्यूटर के बारे में सब जानते हैं, और कंप्यूटर के बारे में पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कैसा डिवाइस है? तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर देना है कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा क्या काम करता है? रो डेटा लेता है। यानी कि एक जब हम इनपुट डालते हैं तो जिस डेटा को हम इसके अंदर इनपुट करते हैं वो डेटा हमारा कैसा होता है? रो डेटा होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जब वो रिजल्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है तो उस रिजल्ट को हम क्या कह देते हैं? आउटपुट कह देते हैं। तो उस रिजल्ट को हमने आउटपुट कह दिया, या फिर हम उसको फ्यूचर पर्पस के लिए सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स
रो डेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रो डेटा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। हम तो यूजर हैं भाई, हमने इनपुट डाला, उसको प्रोसेस करने का काम किसने किया? कंप्यूटर ने किया। अब प्रोसेस करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाएंगे, अगर उन इंस्ट्रक्शंस को हमने स्टेप वाइज लिखा है तो वो हमारा प्रोग्राम बन गया। अब उस प्रोग्राम को हमने रन किया तो वो प्रोग्राम हमारा क्या करेगा? जो भी डेटा हम इसके अंदर डालेंगे उसको प्रोसेस कर देगा। अब बात करते हैं कि ये जो वर्ड है कंप्यूटर, आया तो आया कहाँ से? तो भैया लैटिन लैंग्वेज है जिसके अंदर कंप्यूटर वर्ड है, वहां से हमने इस कंप्यूटर वर्ड को लिया है, जिसका मतलब होता था टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता था टू कैलकुलेट। इतनी बात क्लियर है। फिर बात करते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि पहला एनालिटिकल इंजन कब आया? पहला एनालिटिकल इंजन कब आया? तो आपको बताना है पहला एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और कब बनाया था? 1837 के अंदर। तो यहां से हमारे कंप्यूटर की नींव रखी गई थी। भैया इन्होंने कुछ ऐसा किया कि इनको कंप्यूटर का पिताजी कहा गया। ठीक है, हर किसी का बाप होता है, तो कंप्यूटर का बापू कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। क्लियर है? अब आपसे फादर ऑफ आर्किटेक्चर पूछ ले, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूछ ले, तो फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन हो जाएगा हमारा? फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर है हमारा वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन, जो कि हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि ये पॉइंट इसके अंदर मेंशन नहीं है नोट्स के अंदर। जब आपको ये नोट्स दिए जाएंगे तो उसके अंदर इसको एडिट करके दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं जनरेशन्स की। तो आखिर ये जनरेशन क्या बला है? तो भैया बात ऐसी है कि जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ आती है ना, तो उसको हम जनरेशन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जनरेशन का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। अब जो चीज़ जितनी पुरानी हो गई उसको पुरानी जनरेशन कह देंगे, जो चीज़ जितनी नई होगी उसको हम लेटेस्ट जनरेशन कह देते हैं। कि इस जनरेशन की ये चीज़ हमारी पुरानी है, इस जनरेशन की ये चीज़ हमारी नई है। तो हम अपने आप को भी जनरेशन के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई आज की जनरेशन यानी कि हम, पुरानी जनरेशन यानी कि हमारे दादाजी, पिताजी, परदादा, तो ये सारी की सारी क्या है? हमने डिवाइड करने के लिए टर्म्स ढूंढी हैं जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे? ठीक है, कब से कब तक उनसे काम लिया गया, उनकी पावर कैसी थी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, आखिर उनके फीचर्स क्या थे? तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो 1946 से लेकर 1959 फर्स्ट जनरेशन का टाइम था। यानी कि इस टाइम पे इन्होंने धमाल मचाया था। क्या मचाया था? धमाल मचाया था। बस ये ही ये छाए हुए थे। इसके बाद इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई 1959 के अंदर। 1959 के बाद इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, इनको कोई नहीं पूछता था क्योंकि नई जनरेशन आ चुकी थी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन हमारी 1946 से 1959 है। अब इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने मेमोरी के तौर पे किसको यूज़ किया था? तो मेमोरी के तौर पे हमने यूज़ किया था यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स को। किसको यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स को। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स दिखती कैसी थी? तो जैसे हमारे पुराने जो बल्ब आते थे 100 वाट के, 200 वाट के, तो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन इनका होता था। अब जो बल्ब है, आप अगर उसको जलाने के बाद थोड़ी देर रख देते और उस जलाने के बाद उसको छोड़ दो और उसके बाद क्या करो, उसको उतारने की कोशिश करो, तो वो कितना गर्म हो जाएगा? तो ये हीट कितनी ज़्यादा जनरेट करते होंगे? बहुत ज़्यादा जनरेट हीट करते होंगे। इसका मतलब कि जब ये हीट ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं तो इनको ठंडा भी रखना पड़ता होगा। ठंडा रखने के लिए भैया आप क्या यूज़ करते हो? कूलर का या फिर एसी का? ज़्यादा ठंडा रखना है तो आपको एसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इनके लिए भी एसी का यूज़ किया जाता था। अब ये बताओ, एक बिट को स्टोर करने के लिए, यानी कि हम बात कहें कि अगर जीरो को स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक इतना बड़ा बल्ब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर जीरो स्टोर हो गया। अब दूसरे वन को स्टोर करने के लिए भी हमारे पास इतनी बड़ी एक बल्ब होनी चाहिए। तो
ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर हमारा क्या स्टोर हो गया, 1 हो गया। तो अब ये बताओ कि मुझे अगर कुछ डेटा लिखना है और वो डेटा भी क्या हो, मुश्किल से 1 KB का, 2 KB का, तो उसके लिए मुझे कितनी वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करना पड़ेगा। तो बात क्लियर है कि ये वैक्यूम ट्यूब्स थी, ये साइज में ज़्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से इनको बनाने में और इनको रखने में स्पेस ज़्यादा चाहिए होता था। फिर ऊपर से ये हीट ज़्यादा होती थी, हीट ज़्यादा होती थी तो इनके ऊपर एसी लगाने पड़ते थे। एसी लगाओगे तो भैया बिजली का बिल आपका बढ़ जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये बैच प्रोसेसिंग के ऊपर काम करती थी। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थे, इनके बारे में बात करेंगे हम किसके अंदर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक के अंदर। इतनी बात क्लियर है। अब इसके मेन फीचर्स देख लो। फीचर ही तो थे ये कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई थी। क्या यूज किया गया था इसके अंदर, वैक्यूम ट्यूब्स को। कब से शुरू हुई थी, 1946 से लेकर 1959 तक। अनरिलायबल थे भैया, ज़्यादा हीट हो जाते थे तो खराब भी हो सकते थे। ठीक है, तो इसके अंदर डेटा को स्टोर करने का कोई मतलब नहीं था। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, मशीन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते थे। कॉस्टली होते थे, हीट को ज़्यादा जनरेट करते थे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इनके लिए स्लो थे। साइज इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, एसी की ज़रूरत पड़ती थी। नॉन पोर्टेबल थे भैया, एक कमरे इतना बड़ा कंप्यूटर आप कहाँ पर लेकर जा सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा ज़रूरत कंज्यूम ये करते थे। अब इस टाइम के कुछ कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि एनिएक हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन जैसे ही आई, फर्स्ट जनरेशन को हमने टाटा बाय बाय कह दिया, क्योंकि जो भी कमियां थी वो पूरी होने के बाद एक नया कंप्यूटर, एक नई मेमोरी डिजाइन की गई। अब उस नई मेमोरी को हमने कब इंट्रोड्यूस कर दिया, 1959 के अंदर। और ये कब तक चली, 1965 तक। ये कब तक चली, 1965 तक। अब इसके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किसको यूज किया है, ट्रांजिस्टर्स को यूज किया है। किसकी जगह, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किसको यूज किया है, ट्रांजिस्टर्स को यूज किया है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने किसका यूज किया था, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था। सेकंड जनरेशन के अंदर हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन की जो समय अवधि थी वो कितनी थी, यानी कि 1959 से 1965 तक थी। अब इसको कंपेयर इन्होंने किसके साथ किया होगा, भैया कोई नई चीज बनेगी तो उसको पुरानी चीज के साथ ही तो आप कंपेयर करोगे। तो यहां पर इन्होंने कंपेयर किया फर्स्ट जनरेशन से। जब ये बेहतर है तो अब पुराने वाले के अंदर तो खामियां दिखाई देंगी हमें। इसका मतलब है कि अब इसके अंदर जितनी भी बुराई होने वाली है वो फर्स्ट जनरेशन की होने वाली है। तो ट्रांजिस्टर आ गए, तो ट्रांजिस्टर फिर इन्होंने कह दिया कि ये ट्रांजिस्टर हमारे वैक्यूम ट्यूब से चीपर थे, कम बिजली लेते थे, ज़्यादा छोटे थे साइज के अंदर, ज़्यादा रिलायबल थे। यानी कि इनके अंदर हम डेटा जब स्टोर करेंगे तो उसके लॉस होने का चांस यहाँ पर कम था, और ये फास्टर भी थे। इतनी बात क्लियर है। अब इसके फीचर्स देख लो, तो फीचर्स वही हैं कि ट्रांजिस्टर्स और ये सारी की सारी बातों के बारे में हमने बात कर ली है। अब इस टाइम के कुछ कंप्यूटर्स थे, तो ये थे हमारे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। अब थर्ड जनरेशन आप देख रहे हो तो थर्ड जनरेशन और भी ज़्यादा बेहतर हुई। अब इसके अंदर किसकी बुराइयां होंगी, सेकंड जनरेशन की और फर्स्ट जनरेशन की। तो जो थर्ड जनरेशन थी इसका टाइम पीरियड हमारा 1965 से लेकर 1971 था। इसका टाइम पीरियड 1965 से लेकर 1971 था। अब इस थर्ड जनरेशन के अंदर हमने किसको यूज किया है, हमने यूज किया है इंटीग्रेटेड सर्किट को। और अभी अभी हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने बनाया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने बनाया था, जैक किल्बी ने। अब जैक किल्बी ने जो आईसी बनाई थी उसी के कारण इन जैक किल्बी को क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था।
अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी, इनको कहाँ पर यूज किया गया? ट्रांजिस्टर्स की जगह यूज किया गया। अब देखो भैया, ट्रांजिस्टर जितना चौड़ा होकर आया था ना, जितनी जल्दी इसने लात मार के वैक्यूम ट्यूब को मार्केट से बाहर किया था, उतनी ही जल्दी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी ने ट्रांजिस्टर को भी लात मार के निकाल दिया है। अब इस इंटीग्रेटेड सर्किट को हम कंप्यूटर चिप भी कहते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि कंप्यूटर चिप को किसने बनाया था, तो कंप्यूटर चिप को हमारे जैक किल्बी ने बनाया था। अब बात करें तो आईसी की खूबियों की, तो एक सिंगल आईसी के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को प्लेस कर सकते थे। अब भाई ये बताओ कि एक जगह पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हम प्लेस कर देंगे, यानी कि उनकी साइज छोटी हो गई, साइज छोटी हो गई यानी कि हीट कम जनरेट करेंगे, हीट कम जनरेट करेंगे, इसका मतलब है कि वहां पर एसी की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम हो जाएगी। एसी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ उनको रखने की है वो भी आपकी कम हो जाएगी। अब जितने कम हीट होंगे उतने ज़्यादा ये रिलायबल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी ख़राब होगी तो वो ज़्यादा हीट की वजह से ख़राब होगी, लेकिन जब हीट कम हो जाएगी इसका मतलब है कि उसके रिलायबल होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब फीचर इसके देखेंगे तो फीचर में वही वाली बात है कि यहाँ पर आईसी को यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन के अंदर, ठीक है। मोर रिलायबल था किसके कंपैरिजन में? पहली दो जनरेशन्स के में। साइज छोटी थी, हीट कम जनरेट करते थे, फास्टर थे, लेसर मेंटेनेंस की, कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर जो कंप्यूटर्स आए थे उनके नाम ये रहे कुछ। IBM 360 सीरीज आया था, IBM 370 by 168 आया था, PDP पर ये है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, यहाँ पर्सनल नहीं आएगा, ये है हमारा प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। क्लियर? अब बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। तो भैया फोर्थ जनरेशन के अंदर आईसी को चेंज कर दिया किसने? VLSI ने। अब VLSI की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। एग्जाम के अंदर ये ही चीजें आने वाली हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में से कि आपकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसको किसने इन्वेंट किया, इसकी क्या वर्किंग है, ठीक है। तो VLSI की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो VLSI की फुल फॉर्म हमारी होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मेरे साथ बोलो, VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड था हमारा 1971 से 1980। इसका टाइम पीरियड क्या था कि ये कब से कब तक चला? 1971 से 1980। इसने बुरा किया था हमारी आईसी ने, ठीक है, ट्रांजिस्टर को लात मार के भगाया था। तो अब आईसी को किसने लात मार के भगाया है? VLSI ने, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो VLSI सर्किट के ऊपर करीब करीब 5000 ट्रांजिस्टर्स को हम प्लेस कर सकते थे, करीब करीब 5000 ट्रांजिस्टर्स को प्लेस कर सकते थे। और अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी साइज और ज़्यादा छोटी हो गई, जो कंप्यूटेशन पावर थी वो ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारी फोर्थ जनरेशन जो है उसके अंदर हमने किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है? VLSI को। टाइम पीरियड पूछे तो 1971 से 1980, 1971 से 1980। अब ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे, पोर्टेबल थे, यूज़ ऑफ पीसी। यानी कि जैसे ही VLSI मार्केट में आया, अब जो पर्सनल कंप्यूटर थे वो मार्केट में आना शुरू हो गए। वो क्या हुआ? वो मार्केट में आना शुरू हो गए। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर अब VLSI को किसने चेंज कर दिया था? ULSI ने, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ULSI की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो ULSI की फुल फॉर्म है हमारी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका टाइम पीरियड है हमारा 1980 से लेकर आज की तारीख तक। यानी कि आज तक हम जितने भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स देख रहे हैं वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं? ULSI के ऊपर। किसके ऊपर बेस है? ULSI के ऊपर। अब यहां पर एक ही चिप के ऊपर करीब करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। यहां पर एक ही चिप के ऊपर करीब करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने क्या कह दिया है यहां पर? ULSI। अब इसके अंदर AI भी आ चुका था,
ठीक है, एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? सबको क्लियर है? इसके फीचर्स देख लो। अब फीचर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लग गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होने लग गई, और पैरेलल प्रोसेसिंग को भी ये सपोर्ट करता था। क्या करता था? पैरेलल प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता था। तो ये सारे हमारे इसके पॉइंट्स हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जो डेस्कटॉप हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, नोटबुक भी वही हो गया जो हमारा लैपटॉप है, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। ये अलग अलग कंपनीज के हैं, इसलिए अलग अलग इनके नाम हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें।